रतननगर एक बहुत ही सुखी और संपन्न राज्य था, जहाँ के राजा बलबीर सिंह अपनी प्रजा की सभी जरूरतों का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन राजा का कोई पुत्र नहीं था। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी कनिका थी, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत होशियार भी थी। राजकुमारी कनिका के जन्मदिन की खुशी में राजा पूरे राज्य में भोज का आयोजन करवाते हैं। आहा, क्या स्वादिष्ट खाना परोसा है राजमहल वालों ने। भगवान करे हमारी राजकुमारी की उम्र 1000 साल हो। अरे भीमा, जब भगवान से मांग ही रहे हो तो कहो कि भगवान हमारे राजा को एक पुत्र दे दे, ताकि राजमहल को वारिस मिले। तुम दोनों से शांति से भोजन नहीं किया जा रहा क्या? खाते समय भी बड़बड़ कर रहे हो दोनों। अरे काकी, जिस तरह राजा जी हमारे लिए भलाई का सोचते हैं, वैसे ही हम भी उनकी भलाई की बात कर रहे थे। अब आप ही सोचो, अगर राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो हमें भी तो एक भावी राजा मिलेगा ना। अरे मूर्ख, भगवान की दया से इतना अच्छा राजा मिला है हम नगरवासियों को, और भगवान ने उन्हें एक रूपवती पुत्री दी है। वैसे भी पुत्र और पुत्री में क्या फर्क है? हमारी तो राजकुमारी भी किसी राजकुमार से कम नहीं है। ये सब तो कहने की बात है काकी, लेकिन सिंहासन पर तो राजकुमारी बैठता है ना। जब समय आएगा तो इस बात का जवाब तुम दोनों को मिल जाएगा। तब तक आराम से जो ये सामने खाना है ना, इसे प्रणाम करो और खाओ। समय बीतता गया और अचानक ही मौसम में परिवर्तन होने के कारण भीषण गर्मी की मार नगरवासियों को झेलनी पड़ती है। गर्मी के कारण सभी खेत सूख जाते हैं और सूखे की प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जिससे सभी नगरवासी बेहाल हो जाते हैं। इस बार की गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। अच्छे खासे खेत सूख गए। आप खेत की बात कर रहे हैं? नगर में 2 कुओं को छोड़कर बाकी सभी कुएं भी सूखे पड़े हैं। न जाने कब हालात सुधरेंगे। गांव के बड़े बूढ़ों ने राजा के पास अर्जी तो लगाई है। देखो राजा क्या कदम उठाते हैं। राजमहल में बलबीर सिंह इस समस्या के समाधान के लिए राज्य में नए कुएं खुदवाने का आदेश देता है। साथ ही नगरवासियों से वसूलने वाले कर में भी कटौती करने को कहता है। राजा की ये बात सुनकर मंत्री दुर्जन कहता है, माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन कर में कटौती करने से राजकोष के धन में कमी आ सकती है। आप एक दयालु राजा हैं, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन कर में कटौती करने का फैसला त्याग दीजिए। राज्य में भीषण सूखा पड़ा है मंत्री, जिसके कारण सारी फसलें भी सूख गई हैं। ऐसे में जब नगरवासी फसल बेच ही नहीं पाएंगे तो कर किस प्रकार चुकाएंगे? कर में कटौती तो करनी ही पड़ेगी। और रही राजकोष की बात, तो उसके लिए खजाना कब काम आएगा? महाराज, आप खजाने की बात अपने मुंह से निकाल भी कैसे सकते हैं? आप जानते हैं ना कि वो शापित खजाना है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मानता नहीं। और वैसे भी वो राजघराने का पुश्तैनी खजाना है। ऐसी मुसीबत में खजाना काम नहीं आएगा तो कब आएगा? पर महाराज, आप जानते हैं कि उसी खजाने के कारण आपके पिता की मृत्यु हुई थी। मुझे इस विषय पर और बहस नहीं करनी है। मैंने जो आदेश दिया है उसे पूरा किया जाए। जी महाराज। बलबीर सिंह आदेश देकर अपने कमरे में चला जाता है। तो वहीं उसके आदेश के अनुसार अब नगरवासियों से लिए जाने वाले कर में कटौती कर दी जाती है, जिससे सभी को बहुत राहत मिलती है। लेकिन भीषण गर्मी के कारण अब भी हालात में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों में राज्य में नए कुओं की खुदाई का काम चालू हो जाता है। तो वहीं एक रोज राजकुमारी कनिका अपने पिता के पास आकर कहती है,
पिताजी, हमने माँ से खजाने की कहानी सुनी थी। क्या वो खजाना सच में शापित है? कहा तो जाता है पुत्री, लेकिन अगर मैं उस खजाने को निकाल लाता हूँ तो राज्य की भलाई के लिए उसका उपयोग कर सकेंगे। ये तो आप सही कह रहे हैं पिताजी, लेकिन खजाने के लिए आप अपनी जान जोखिम में मत डालिएगा। तुम घबराओ मत पुत्री, खजाने को निकालने से पहले मैं एक पवित्र यज्ञ करूंगा, जिसकी शक्तिशाली ऊर्जा से मैं अपनी रक्षा कर सकूंगा। अब बीतते समय के साथ राजा बलवीर सिंह खजाने को निकालने के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, जिसके बाद वो राजमहल के पुरोहितों से चर्चा कर यज्ञ कराने का दिन तय करते हैं। ये बात जब सभी नगरवासियों को पता चलती है तो वो भी घबरा जाते हैं। उस शापित खजाने के चलते ही पहले महाराज ने अपनी जान गंवाई थी, अब न जाने राजा के साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा काकी, राजा अपनी रक्षा के लिए यज्ञ करवा तो रहे हैं, और फिर हम नगरवासियों की दुआएं तो उनके साथ हैं ही। पर खजाना पहाड़ी की उस अंधेरी गुफा में है, जहाँ जाने के लिए 5 दिन का समय लगता है। ये सब आसान नहीं होने वाला। अरे, जब हमारे महाराज इतने साहसी हैं कि उन्होंने ये कदम उठाने के बारे में सोचा, तो तुम लोग क्यों ऐसे बेकार की अटकलें लगा रहे हो? राज्य के बड़े से मंदिर में यज्ञ की सारी तैयारियां की जाती हैं और पूरे विधि विधान से यज्ञ को पूरा किया जाता है। जिसके बाद खजाने को लाने के लिए राजा अपने कुछ सैनिकों और मंत्री दुर्जन सिंह के साथ पहाड़ी पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। आधे रास्ते तक पहुंचकर सैनिकों की हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन राजा मंत्री के साथ आगे बढ़ता है। महाराज, मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ, वापस चलिए। अगर तुम लौटना चाहते हो तो लौट सकते हो दुर्जन, मैं जो काम करने आया हूँ उसे पूरा करके ही जाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं भी आपको ऐसे अकेले जोखिम में नहीं छोड़कर जाऊंगा। मैं भी आपके साथ उस खजाने को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। चलिए। ठीक 5 दिन के सफर को पूरा करके कमजोर हालत में दोनों पहाड़ी की उस अंधेरी गुफा में पहुंचते हैं। गुफा में घुसते ही एक काला कौवा राजा के सर पर पंजा मारकर बाहर चला जाता है, जिससे राजा के सर से खून बहने लगता है। महाराज, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो खजाना ढूंढते हैं। दोनों उस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने पर ही दोनों को एक रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे दोनों उस रोशनी के करीब पहुंचते हैं, अचानक से तेज प्रकाश होता है और गुफा के बाहर जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। इधर 10 दिन बीत जाने के बाद भी राजा के न लौटने से महारानी और राजकुमारी कनिका बहुत परेशान होते हैं। तभी एक दास भागता हुआ राजकुमारी कनिका के पास आता है और कहता है, महारानी, राजकुमारी, गजब हो गया, गजब हो गया राजकुमारी, महाराज, महाराज। दास की बात सुनकर महारानी और राजकुमारी का दिल बैठ जाता है। दोनों ही भागती हुई राजमहल के दरवाजे पर पहुंचती हैं। ये क्या अनर्थ हो गया पिताजी? पिताजी उठिए। हमने महाराज को कितना समझाया कि उस शापित खजाने को लेने की जिद छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माने और आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा की लाश देखकर पूरा राजमहल मातम में आ जाता है। तो वहीं राजकुमारी कनिका की नजर बलवीर सिंह के हाथ पर जाती है, जिसमें कागज का एक छोटा टुकड़ा था। वो उस टुकड़े को हाथ में लेती है, तभी महारानी बेहोश हो जाती है। अगले दिन राजा के अंतिम संस्कार में सभी नगरवासी शामिल होते हैं। शापित खजाने के चलते हमारे राजा को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। बहुत दुख हो रहा है।
हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस राजा ने हम नगर वासियों के लिए इतना कुछ किया, उसे हम इस तरह अंतिम विदाई देंगे। सभी नम आंखों से राजा बलवीर सिंह को अंतिम विदाई देते हैं, जिसके बाद राजमहल के उत्तराधिकारी और राज सिंहासन पर बैठने के लिए राजमहल में चर्चा की जाती है। महारानी, महाराज के स्वर्गवास के बाद ज्यादा दिनों तक राज सिंहासन को खाली रखना अशुभ होता है। अपने पति को खोने के बाद हमें ये निर्णय इतनी जल्दी लेना होगा, हमने कभी सोचा ना था। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि हमारा कोई पुत्र नहीं, इसलिए अब से इस राज सिंहासन की शोभा हमारी पुत्री राजकुमारी कनिका बढ़ाएंगी। महारानी निर्जला की ये बात सुनकर पूरा दरबार चौंक जाता है। तभी मंत्री दुर्जन कहता है, महारानी, राजकुमारी एक स्त्री है, भला वो इतने बड़े राज्य का कार्यभार कैसे संभाल पाएंगी? राजकुमारी कनिका की होशियारी से आप अनजान हैं मंत्री दुर्जन, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमें अपनी पुत्री पर पूरा भरोसा है। मंत्री दुर्जन सिंह, अगर आपको महारानी के इस फैसले से कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं। इससे पहले कि दुर्जन सिंह कुछ कहता, बाकी मंत्री और दरबार में मौजूद लोग राजकुमारी के नाम के जयकारे लगाने लगते हैं और एक शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमारी कनिका का राज तिलक कर उसे राज्य की नई महारानी घोषित किया जाता है। महारानी बनते ही कनिका अपने विश्वास पात्र मंत्री सुयश से अपने पिता की मृत्यु की बात करती है। हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि पिताजी की मृत्यु के पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है राजकुमारी? जब पिताजी की लाश राजमहल में आई थी तो उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर साफ साफ लिखा था, शापित नहीं। और खजाने को लाने पिताजी के साथ मंत्री और बाकी के सैनिक भी गए थे, तो अकेले पिताजी की मृत्यु ही क्यों हुई? अगर ऐसा है तो हमें इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करनी होगी। बिल्कुल, लेकिन बहुत ही गुप्त तरीके से। इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं होनी चाहिए। जी महारानी, आप चिंता मत कीजिए। मंत्री सुयश गुप्त रूप से इस मामले की छानबीन करने लगता है, तो वही कनिका नगर वासियों के लिए नई योजनाएं बनाती है और धीरे धीरे राज्य के कामकाज की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। एक रोज रात के समय मंत्री सुयश कुछ सैनिकों को लेकर राजकुमारी कनिका के पास पहुंचता है। राजकुमारी, यही वो 4 सैनिक हैं जो महाराज के साथ उस पहाड़ी पर गए थे। मुझे तुम लोगों से सब सच जानना है। आखिर क्या हुआ था उस सफर में? राजकुमारी, हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा होने के कारण हम सैनिकों की हिम्मत तो आधे रास्ते में ही जवाब दे गई थी। आगे का रास्ता महाराज और मंत्री दुर्जन जी ने तय किया था। हाँ राजकुमारी, लेकिन लौटते समय मंत्री जी महाराज की लाश को अपने कंधे पर लेकर आए थे। हम बस इतना ही जानते हैं। यानी खजाने तक पिताजी के साथ मंत्री भी गए थे। तुम लोग जा सकते हो, और खबरदार जो इस बारे में किसी से चर्चा भी की तो। चारों सैनिक कनिका के सामने सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। पूछताछ के लिए जब कनिका मंत्री दुर्जन सिंह को बुलाती है तो पता चलता है कि वो पिछले 3 दिनों से गायब हैं, जिसके बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए कनिका सुयश के साथ उस पहाड़ी की गुफा में जाने का फैसला करती है। पांच दिनों के लंबे सफर के बाद जब वो गुफा में पहुंचती है तो वहां जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है।
इतनी मुश्किल से उस मूर्ख राजा को अपने रास्ते से हटाकर ये खजाना हाथ लगा। अब इससे पहले कि कोई और खतरा आए, मुझे ये सब समेटकर निकलना होगा। दुष्ट दुर्जन, खबरदार, जो इस खजाने के एक तिनके को भी हाथ लगाया तो। दुर्जन अपनी कमर से तलवार निकालकर कनिका पर वार करने ही वाला होता है, तभी सुयश अपनी तलवार निकालकर उसके पैर पर वार करता है, जिससे दुर्जन बुरी तरह घायल हो जाता है। सभी राजमहल पहुंचते हैं और दुर्जन सब सच बताता है। उस दिन जब खजाने से रोशनी चमकी तो एक खत बाहर आया जिसमें लिखा था कि खजाना कभी शापित था ही नहीं। खजाने की रक्षा के लिए मेरे पिता ने उसके शापित होने की अफवाह फैलाई थी और उन्होंने ही महाराज के पिता को इस खजाने के लिए मौत के घाट उतारा था, लेकिन इससे पहले कि वो इस खजाने को हासिल कर पाते उनकी मृत्यु हो गई। और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए तुमने भी खजाने के लालच में मेरे पिताजी को मार डाला। महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे छोड़ दीजिए। तुम जैसे गद्दार और विश्वासघाती की जगह काल कोठरी में है। सैनिकों, ले जाओ इसे। महारानी, राजकुमारी। सैनिक दुर्जन को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं और इस तरह कनिका अपनी समझदारी और होशियारी से शापित खजाने का राज और राजा की रहस्यमयी मौत का सच सामने लाती है।